हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी6 क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो बैटरी चल रहा था अपना, ठीक है। बैटरी के अंदर अपन ने फैराडे के नियम के बारे में और उसके थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज अपने ले ली थी। पिछले वाली वीडियो के अंदर 2 पार्ट आ चुके हैं और आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए गए, उनके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो अपनी इस वीडियो के अंदर जो बात करेंगे वो करेंगे बैटरी से कुछ सामान्य बातें जो बैटरी के अंदर होती हैं, जिस प्रकार बैटरी के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में। तो देखिए, मैं सबसे पहले बना लेता हूँ बैटरी। ये मेरे पास इस प्रकार मैंने एक जार ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या लगा दी, 2 प्लेटें। ये हो गई मेरे पास पॉजिटिव वाली, ये हो गई मेरे पास नेगेटिव वाली प्लेट, और इसके अंदर मैंने भर दिया घोल, ठीक है। ये घोल क्या होता है, द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला एक पदार्थ मान लीजिए इसको वो होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्लेटें लगाई गई हैं, यानी कि जो प्लेटें यूज अपन कर रहे हैं, प्रत्येक सेल के अंदर अलग अलग धातु की प्लेट यूज की जाती है, कोई फिक्स नहीं है। प्रत्येक सेल में तांबे की यूज करें, सोने की यूज करें, किसकी करें, प्रत्येक सेल में अलग अलग प्लेटें यूज की जाती हैं। जैसे जैसे आपके सेल आएंगे उसी प्रकार हम आपको बता देंगे भाई कौन सी सेल में कौन सी प्लेट होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होती है, नेगेटिव वाली प्लेट को बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। और पॉजिटिव वाली प्लेट को क्या बोलते हैं, एनोड। अगर आपको पूछा जाए कि भाई एनोड कौन सी प्लेट होती है, कैथोड कौन सी प्लेट होती है, प्रत्येक सेल में आपको मैंने बता दिया अलग अलग धातु की प्लेट बनाई जाती है। तो आपको याद करना है उसका पॉइंट भी, और ये भी याद करना है आपको पॉजिटिव वाली प्लेट को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव वाली प्लेट को क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है। जो इसके अंदर घोल भरा गया यानी द्रव, उसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये भी आपको याद करना है, प्रत्येक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है वो अलग अलग किया जाता है। जिस प्रकार अपने कई प्रकार के सेल आते हैं, लेड एसिड, वोल्टेक सेल, लेकलांची सेल, और अपने शुष्क सेल यानी ड्राई सेल जो अपने टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं, सभी के अंदर जो उपयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, अलग अलग, ठीक है। और ये जो जार होता है वो किसका होता है, इसको बोलते हैं वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। तो मैं सभी के बारे में आपको बोल के बता देता हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद नोट्स बना सकते हैं, और आपको नोट्स भी बनाने ताकि आपके आसानी से याद हो जाए। देखिए, वोल्टामीटर के बारे में बात कर लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि वोल्टामीटर के बिना बैटरी अधूरी है आपकी। देखिए, वोल्टामीटर, जो ये आपको वोल्टामीटर होता है, ये क्या होता है, बंद डिब्बेनुमा जार होता है। क्या होता है, बंद डिब्बेनुमा जार, चारों तरफ से पैक नहीं होता। ये क्या होता है, ऊपर से खुला हुआ, और ये जार होता है, जार बोले तो जग। क्या होता है, जग। ये जग किसका बना होता है, या तो चीनी मिट्टी का बना हुआ हो सकता है, या तो चीनी मिट्टी, ठीक है, या किसका बना हो सकता है, कांच का। यानी कि आपका जो जार होता है वो किसका बना हुआ हो सकता है, या तो कांच का बना हुआ हो सकता है या चीनी मिट्टी का। जो आपके लिए अगर अब आपके कभी क्वेश्चन आ जाता है वोल्टामीटर सामान्यतः बनाया जाता है, तो सामान्यतः जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है कांच का। कांच का इसलिए बनाया जाता है इसको, क्योंकि जो अपने यहाँ पे रासायनिक क्रिया होगी, यानी आपके यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जब करंट गुजारी जाएगी, यहाँ पे क्या होगी, रासायनिक क्रियाएं, केमिकल जो आपके इफेक्ट होंगे वो होंगे यहाँ पर। और इसके ऊपर अगर चीनी मिट्टी का हुआ तो इसके अंदर थोड़े बहुत असर पड़ सकते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैं सबसे पहले उत्तर क्या मानूँ, कांच का। बाद में कौन आता है, चीनी मिट्टी। धातु का नहीं बनाया जाता है ये बात आपको याद कर लेने ढंग से, ठीक है। तो आपको पता लग गया वोल्टामीटर किसका बना हुआ होता है, तो बना होता है भाई कांच का और चीनी मिट्टी का। ये अपने आएगा फर्स्ट पे, ये आएगा अपने सेकंड पे। अब बात करता हूँ इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट प्रत्येक सेल में अलग अलग यूज करते हैं, जैसे CuSO4, H2SO4, और इसके अलावा और भी पदार्थ होते हैं जिनका अपन किस रूप में प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, सबसे पहले बता देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो आपको याद भी करनी है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी आपको लिख लेना नोट्स के अंदर। देखिए, जो आपका सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी प्योर इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ मैं, प्योर इलेक्ट्रोलाइट की, यानी कि उसके अंदर अपने जो बैटरियाँ होती हैं उनके अंदर अपन पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने से पहले की बात कर रहा हूँ, यानी प्योर इलेक्ट्रोलाइट की, शुद्ध। वो क्या होता है मेरे पास, अचालक। प्योर इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास अचालक होता है, ना कि चालक होता है, ना ही अर्धचालक होता है। क्या होता है, अचालक। ये बात आपको याद कर लेनी है। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, मेरे पास एक प्योर इलेक्ट्रोलाइट है, वो कौन सी अवस्था में होगा, चालक में, अचालक में, अर्धचालक में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको कर देना है अचालक में, ठीक है। इसके अंदर फिर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जब मैं इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भर देता हूँ तो काम नहीं करेगा ये, इसलिए मैं इसके अंदर क्या मिला देता हूँ, कुछ अशुद्धियाँ। जैसे मैंने मिला दिया पानी, वाटर। पानी जब मिलाऊंगा तो इसकी जो
आंतरिक इंटरनल संरचना कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, चालक। ठीक है, क्या बन जाएगा, चालक। तो आप सभी सोच रहे हैं सर अर्धचालक होता है, तो अर्धचालक नहीं होता, ये क्या होता है, चालक। अब देखिए इसमें अर्धचालक के गुण पाए जाते हैं कैसे, मान लीजिए मेरे पास क्या है, कार्बन। कार्बन का जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कार्बन का जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेम यही गुण किसके अंदर पाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। यानी कि जब अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये क्या बढ़ने लग जाता है, धीरे धीरे इसके प्रतिरोध में क्या होने लग जाती है, कमी। परंतु पहले प्योर चालक नहीं होता, उसमें थोड़े बहुत क्या रहते हैं, अर्धचालक के गुण रहते हैं, परंतु उसे बोलेंगे क्या अपन, चालक। अगर आपको कहीं पर पूछा जाए, कभी मेरे पास दे दे ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर मैंने पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद उस इलेक्ट्रोलाइट में जो परिवर्तन हुआ है वो कौन सी अवस्था में चला गया, चालक अवस्था में, अर्धचालक में या कुचालक में, तो आपको जो उत्तर रहेगा पहले क्या रहेगा, चालक। अब बात करता हूँ अर्धचालक की, कार्बन की। कार्बन आपके पास अर्धचालक होता है, परंतु यहाँ पे क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का जो टेम्परेचर अपन कम ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, चालक बनने लग जाता है धीरे धीरे। यानी इसमें क्या पाए जाते हैं, अर्धचालक के गुण पाए जाते हैं। तो अपने जो ITA में जो क्वेश्चन आता है उसको अर्धचालक माना जाता है, परंतु ये होता है चालक। ठीक है, ये आपको याद करना है। यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी मिला देने के बाद क्या बन जाता है, वो उसके अंदर जो गुण आते हैं वो क्या होते हैं, चालक के गुण है। ठीक है, और थोड़ा बहुत अर्धचालक के भी गुण रहते हैं, यानी कि इसके अंदर जो प्रतिरोध होता है वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ठीक है, अब बात करता हूँ किसके बारे में, इन एनोड और कैथोड के बारे में। यानी कि आपको पता है सभी को, करंट बहती है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ कौन बहती है, करंट। तो आपको पता है करंट किधर बहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, यानी करंट ऐसे बहेगी और इधर से करंट आएगी, इधर से होते हुए इसके अंदर प्रवेश करेगी और इधर से निकल जाएगी। यानी करंट का रास्ता कैसे हो रहा है, इससे पूरा। अरे यहाँ पे लोड लगा हुआ होता तो लोड के अंदर से इससे पूरा हो जाता आपका रास्ता। तो आपको अगर पूछा जाए कि भाई मेरे पास कोई एक बैटरी है, उसके अंदर जो करंट का रास्ता है वो क्या है, भाई नाम दे दिया मैंने, ए दे दिया, प्लेट इसको बी दे दिया। बी प्लेट से आंतरिक रूप से, मतलब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मेरे पास दो प्लेटें हैं, उसके अंदर बी प्लेट से ए प्लेट तक आंतरिक रूप से करंट बह रही है, तो उसके अंदर एनोड कौन सा होगा। तो आंतरिक रूप से देखो बी है, ये बी से ए की तरफ गई, यानी बी से आ रही है करंट, इधर जा रही है। तो आपको अपने को पता है सभी को करंट कभी कहाँ बहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पे क्या बह रही है, ये मेरे पास नेगेटिव, ये मेरे पास पॉजिटिव, उल्टी बह रही है। ठीक है, तो याद रखना, आप बैटरी के अंदर उल्टी बहती है, बाहर देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे रास्ता पूरा हो रहा है ना। तो ये कौन सा हो गया मेरे पास, एनोड, ये कौन सा हो गया मेरे पास, कैथोड। तो एनोड वाले को अपन पॉजिटिव बोलते हैं और कैथोड वाले को नेगेटिव बोलते हैं अपन। ये बात आपको याद कर लेनी है। यानी कि जो पॉजिटिव से अगर बाहर की तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव बह रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव वाला एनोड हो गया, और अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव वाला एनोड। तो आपको याद, अंदर उल्टी बहती है, बाहर की तरफ सीधी करंट बहती है। ये बात आपको याद करनी है। ठीक है, अब जो बात करेंगे अपन करेंगे, ये हो गया एनोड कैथोड के बारे में। तो बता देता हूँ, प्रत्येक सेल में एनोड और कैथोड अलग अलग धातु के बनाए जाते हैं। ये बात होगी एनोड और कैथोड के बारे में। अब जो बात करेंगे अपन करेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में। तो देखिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक, अब बात करें विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। विद्युत बोले तो इलेक्ट्रो, ठीक है, रासायनिक बोले तो केमिकल, तुल्यांक बोले तो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकल गया ई, और यहाँ से आपको निकल गया सी, और यहाँ से आपको निकल गया ई, यानी ECE क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। ये सबसे पहले आपको याद करना है। ECE का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको यहाँ पर याद करनी है ये। अब बात करता हूँ किसके बारे में, होता क्या है। तो अपने जो अभी बात की थी फैराडे के पहले नियम के बारे में, क्या बात की थी, M बराबर ZIT, ठीक है, यानी यहाँ बराबर क्या होता है, ZIT। तो यहाँ पे मेरे पास Z क्या था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो मैं Z के बारे में, Z के बराबर क्या निकाल सकता हूँ, M/IT, उधर ले जाऊँ I/T, यानी कि Z बराबर क्या हो गया, M/, यानी कि M बराबर ZIT, Z बराबर क्या हो गया, M/IT। यानी कि अगर 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो किसी पदार्थ के, किसी इलेक्ट्रोलाइट में से, अगर वहाँ पे जो द्रव्यमान निकलेगा, यानी द्रव्यमान जो विमुक्त हो रहा है वहाँ पे, वो जितना द्रव्यमान होगा यानी मास, तो वो क्या होगा अपने पास, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ जेड की, ये बात होगी सेम, यानी
द्रव्यमान मान लेता हूँ m और करंट मान लेता हूँ 1 एम्पियर 1 सेकंड के लिए, तो Z बराबर क्या हो गया मेरे पास m हो गया। यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में से अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो वहाँ पे जो द्रव्यमान V मुक्त होगा वो Z के क्या होगा समानुपाती, वही क्या कहलाएगा आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये होता है IIT लेवल के ऊपर, आपको IIT लेवल के ऊपर ही याद करना है। और इसके अलावा जो फिजिक्स वगैरह उस आपके होती हैं उसके अंदर अलग दिया गया है, उसके अनुसार अपने को नहीं चलना है, ठीक है। ये था अपना विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो इसके जो फिक्स मान है, मैं आपको विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक दोनों के फिक्स मान आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर इनके मान क्या क्या होते हैं, देखिए, ठीक है। अभी जो आपने विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक इनके जो मान देखे और उनके पदार्थों के भी नाम दिए गए हैं, वो आपको याद करने, और आप अगर नोट्स बना रहे हो उनके अंदर आपको इनको लिखना है और आपको याद भी करना है इनको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन वैद्युतिक अपघटन के बारे में, यानी अपना जो वैद्युतिक अपघटन होता है, जो अपने अभी बात की थी कि बैटरी के अंदर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं करंट प्रवाहित करता हूँ तो वहाँ पे क्या अपना जो पदार्थ वगैरह होते हैं, यानी कि जो द्रव्यमान होता है, जो वहाँ पे पदार्थ छड़ें डुबोई गई है, उनसे जो विमुक्त होता है पदार्थ, कुछ ना कुछ विमुक्त होगा, या पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, वो तो अलग अलग होंगे। जो विमुक्त हो रहा है पदार्थ, उसका फायदा क्या हो रहा है, अपने क्या क्या उपयोग में ले सकते हैं उसके द्वारा। तो देखिए, यानी वैद्युतिक अपघटन के उपयोग, वैद्युतिक अपघटन के उपयोग, यानी जो अपना वैद्युतिक अपघटन होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं अपन, क्या क्या फायदा हो सकता है, उसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। तो देखिए वैद्युतिक अपघटन के उपयोग, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो वैद्युतिक अपघटन होता है वो उसके उपयोग 4-5 प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो देखते हैं वैद्युतिक अपघटन के उपयोग। वैद्युतिक अपघटन के उपयोग होते हैं कई टाइप के। तो पहले मैं बात करता हूँ धातु निष्कर्षण, धातु निष्कर्षण, ठीक है, एक तो हो गया ये उपयोग। दूसरा हो गया मेरे पास धातु शोधन, यानी धातु को शुद्ध करना, धातु शोधन। तीसरा मेरे पास हो विद्युत मुद्रण, यानी फोटोकॉपी, विद्युत मुद्रण। जो चौथा पॉइंट है मेरे पास वो हो गया मेरे पास कैपेसिटर का निर्माण, यानी जो अपने इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आते हैं उनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, वैद्युतिक अपघटन के द्वारा ही किया जाता है, कैपेसिटर का निर्माण। और इसके अलावा जो पॉइंट आता है वो मेरे पास आता है विद्युत रंजन, विद्युत रंजन। तो एक तो अपने ये जो वैद्युतिक अपघटन है इनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, धातु निष्कर्षण में, धातु शोधन में, विद्युत मुद्रण में, कैपेसिटर का निर्माण में, विद्युत रंजन में। तो इसके बारे में अपन अगले वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो ये मैंने सिर्फ यहाँ पे उपयोग बताए हैं किसके, वैद्युतिक अपघटन के उपयोग, ठीक है। यहाँ अपने उपयोग कर सकते हैं भाई, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, कोई पूछ ले ऑप्शन आ जाए इनके अंदर से, तो आपको याद करना है भाई धातु निष्कर्षण में किसका उपयोग होता है, वैद्युतिक अपघटन का उपयोग होता है। धातु शोधन में भी होता है, विद्युत मुद्रण में भी होता है, कैपेसिटर के निर्माण में भी होता है, विद्युत रंजन में भी किसका उपयोग होता है, विद्युतिक अपघटन का उपयोग होता है। इनके द्वारा अपन कई जंग, मान लो मेरे पास कोई अगर पदार्थ है उसके ऊपर जंगरोधी परत चढ़ाना है तो किसका उपयोग करना पड़ेगा, मेरे को वैद्युतिक अपघटन का उपयोग करना पड़ेगा। उसके अलावा अपन पेंट करके चढ़ाते हैं, वो भी मेरे पास क्या एक रासायनिक क्रिया, कौन सी क्रिया, रासायनिक, वरना अपने पर चढ़ेगी नहीं। पर जो अपन रासायनिक क्रिया के उसके अलावा भी अपन चढ़ा सकते हैं यहाँ पे वैद्युतिक अपघटन के द्वारा घर के अंदर, ठीक है। तो अपने इसके बारे में अगले वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।